हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिकर्शन। हमने जाना था कि रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन क्या काम करता है, ये एक क्या टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं वो हमने जाना था। हमने रिकर्सिव फंक्शन स्टडी किया। हमने जाना कि रिकर्सिव फंक्शन की मदद से हम किन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिकर्शन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिकर्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि उसकी खासियतें क्या हैं, और फिर उसके बाद हम इनकी खामियों पे भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि रिकर्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो कुल मिला के दो टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। और ये रहा पहला एडवांटेज रिकर्शन का, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। रिकर्सिव सॉल्यूशंस बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड होते हैं, और आप इस बात से जरूर एग्री कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक रिकर्सिव फंक्शन देखा था जो फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकता था। हमने देखा कि हमने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज किया हमारे रिकर्सिव फंक्शन में, और देखते ही उस फंक्शन को समझ में आता है कि ये कर क्या रहा है। काफी सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कंसाइज है और बहुत ज्यादा क्लियर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन के बहुत क्लोजर भी है। हमने जो फैक्टोरियल फंक्शन देखा था उसकी ये खासियतें थी, और वो एक रिकर्सिव फंक्शन था। तो सबसे बड़ा एडवांटेज रिकर्शन का ये है कि ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा क्लियर होता है। यही मैंने लिखा है, रिकर्सिव सॉल्यूशंस आर ऑफन मोर क्लियर एंड क्लोजर टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या थी मैथमेटिकल डेफिनेशन फैक्टोरियल की? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया हमारे रिकर्सिव फंक्शन में, एज इट इज इसी का इस्तेमाल किया। तो ये ज्यादा क्लोजर है मैथमेटिकल डेफिनेशन के। अब मैं ज्यादा क्लोज क्यों बोल रहा हूं? देखिए, ऐसा कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस तो हमने किया नहीं है, तो ज्यादा क्लोज मैं कैसे बोल सकता हूं? हम अभी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। हम रिकर्सिव सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं इटरेटिव सॉल्यूशन के साथ, एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसमें हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो बिल्कुल अभी हम वही करके देखते हैं, ठीक है? सो लेट्स राइट द इटरेटिव सॉल्यूशन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। लेट्स ट्राई टू डू दिस। यहां मैं ले रहा हूं इटरेटिव सॉल्यूशन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। यह है फैक्ट फंक्शन, और यहां पे मैंने फॉर लूप का यूज किया है। यहां रिकर्शन का यूज नहीं हो रहा है, रिकर्शन टेक्निक यूज नहीं हुई है। यहां पे आप देख रहे हैं फैक्ट फंक्शन खुद को कहीं पे भी कॉल नहीं कर रहा है। तो ये एक रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं है, ये एक इटरेटिव सॉल्यूशन है, क्योंकि इटरेटिव सॉल्यूशन में लूप्स का यूज होता है। हम यहां पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए इस इटरेटिव सॉल्यूशन को। ये है फैक्ट फंक्शन, इसे n इनपुट मिला, हम n फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। यहां पे रिजल्ट वेरिएबल है, इसे वैल्यू 1 प्राप्त हुई है, और इसके बाद है ये फॉर लूप जो 1 से n तक रन करेगा। मतलब वेरिएबल i को 1 से n तक वैल्यूज मिलेंगी। इसके बाद यहां पे इसके अंदर है रिजल्ट टाइम्स इक्वल टू i, यानी कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट टाइम्स i। हम रिजल्ट को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है?
मान लेते हैं n की वैल्यू है 5, रिजल्ट के अंदर 1 है शुरुआत में। अब ये फॉर लूप रन करेगा 5 टाइम्स, क्योंकि ये 1 से 5 तक रन करेगा। i को वैल्यू मिलेगी 1 से 5 तक। पहली बार i के अंदर वैल्यू जाएगी 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल के अंदर भी 1 है। 1 टाइम्स 1 इज 1, तो रिजल्ट के अंदर 1 चला गया पहले इटरेशन में। अब दूसरे इटरेशन में क्या होगा, i की वैल्यू 2 होगी, यहां पे 2 आएगा और रिजल्ट के अंदर 1 है, 1 टाइम्स 2 होगा, 1 टाइम्स 2 इज 2, रिजल्ट के अंदर 2 चला गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 3 होगी। फिर क्या होगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसके रिजल्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी आर कैलकुलेटिंग 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, और इसका मतलब यह है कि हम 5 फैक्टोरियल ही कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई 5 फैक्टोरियल तो यही होता है ना, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। तो बिल्कुल यही हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यह है इटरेटिव सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइए, क्या आप देखते ही समझ पा रहे थे कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है? अगर मैं यहां पे फैक्ट नहीं लिखता तो पहली बार में देखते हुए समझ में नहीं आता कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है या कुछ और कैलकुलेट कर रहा है। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा क्लियर नहीं है, या मैं कह सकता हूं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन के ज्यादा क्लोज नहीं है। वहीं अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन को देखें तो ये ज्यादा क्लोज है मैथमेटिकल डेफिनेशन के। फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n टाइम्स फैक्ट ऑफ n माइनस 1। दूसरे शब्दों में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ यहां पे, तो ये ज्यादा क्लियर है, ज्यादा कंसाइज है और क्लोजर है मैथमेटिकल डेफिनेशन के। तो एक बात क्लियर होती है कि रिकर्सिव सॉल्यूशंस आर सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, तो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करके भी देख लिया, तो हमारा पहला एडवांटेज हमें क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे एडवांटेज की तरफ। दूसरा एडवांटेज है डिवाइड एंड कॉन्कर। रिकर्शन डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करता है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो, और जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन से बाकी का सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर लो। तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, और रिकर्शन बिल्कुल यही फॉलो करता है। फैक्टोरियल फंक्शन के केस में हमने यही देखा था। यहां मैंने लिखा है रिकर्सिव फंक्शंस आर आइडियल फॉर प्रॉब्लम्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। देखिए 5 फैक्टोरियल एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके कंपैरिजन में 4 फैक्टोरियल निकालना एक छोटी प्रॉब्लम है। फिर 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए आप 3 फैक्टोरियल का सहारा ले सकते हो। तो यानी कि बड़ी प्रॉब्लम आप छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हो, और यही होता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हो और उन्हें अलग से सॉल्व कर रहे हो। जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन से आप बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लोगे और इवेंचुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे। यही है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। फैक्टोरियल वाले फंक्शन में बिल्कुल यही हो रहा है। वी आर कैलकुलेटिंग n factorial through n minus 1 factorial, which is the smaller problem compared to n factorial. This is called divide and conquer. और डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच है एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप अपनी जिंदगी में ही देख लीजिए, जब भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है ना कि आप उसे छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें और फिर एक एक प्रॉब्लम को बैठ के सॉल्व करें और फिर बाद में उन्हें कंबाइन कर दें। इसे कॉन्कर कहते हैं, कंबाइन करना।
छोटी सॉल्यूशंस को कंबाइन करने से आपको बड़े का सॉल्यूशन मिल जाता है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये अप्रोच है डिवाइड एंड कॉन्कर जो रिकर्शन नेचुरली फॉलो करता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है रिकर्शन का। आई होप सेकंड एडवांटेज भी आपको पूरी तरीके से क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। We have completed the first topic, which is advantages of recursion. Now let's move to the next topic. इसका नाम है disadvantages of recursion. चलिए देखते हैं आप रिकर्शन के disadvantages क्या है। रिकर्शन बिना disadvantages के नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिकर्शन सबसे बेहतर सॉल्यूशन देता है, इसके अपने disadvantages भी हैं। देखते हैं वो disadvantages क्या है। पहला disadvantage है हायर मेमोरी कंजम्पशन। रिकर्सिव प्रॉब्लम्स जिन्हें आप रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं, उनका मेमोरी कंजम्पशन इटरेटिव सॉल्यूशंस के मुकाबले में ज्यादा होता है। Recursive solutions generally consume more memory due to multiple function calls compared to iterative solutions. एक रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या होता है, एक रिकर्सिव फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक बेस केस सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जैसे ही बेस केस सेटिस्फाई होता है, हम वापस पहुंचते जाते हैं, हमें वैल्यू मिल जाती है अंत में। बेस केस के बारे में बताया था मैंने आपको, ये सबसे छोटी प्रॉब्लम होती है, सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम होती है जिसे आप सॉल्व करते हो। इफ वाला केस आपको याद ही होगा। तो एक बात क्लियर होती है कि जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। हमें पता है कि जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर जाता है, और स्टैक मेमोरी एक मेमोरी ही तो है। उसके अंदर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जा रहा है वो एक ब्लॉक है मेमोरी का। तो हर एक फंक्शन कॉल कोई ना कोई मेमोरी कंज्यूम कर रही है, कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रही है। अब रिकर्शन में होते हैं मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। मल्टीपल फंक्शन कॉल्स मतलब मल्टीपल एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स, और अगर मल्टीपल एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होंगे स्टैक के अंदर तो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम हुई कंपेयर टू द इटरेटिव सॉल्यूशन जिसमें हम लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन तो एक या दो बार ही कॉल हो रहा है। तो कंपेयर टू द इटरेटिव सॉल्यूशन, रिकर्सिव सॉल्यूशंस कंज्यूम मोर मेमोरी, ज्यादा मेमोरी ये कंज्यूम करते हैं ड्यू टू मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। देखिए जरा, ये इटरेटिव सॉल्यूशन है, आप देखिए इसमें कोई मल्टीपल फंक्शन कॉल्स हैं? यहां पे सिर्फ एक बार इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। यहां देखिए, यहां पे फैक्ट फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करेगा। अब कितनी बार ये कॉल करेगा खुद को, वो डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। n की वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे मल्टीपल फंक्शन कॉल्स है जिसकी वजह से क्या होता है, स्टैक मेमोरी भरने लगती है, ज्यादा उसके अंदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आने लगते हैं। तो इसीलिए ये मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये है पहला डिसएडवांटेज रिकर्शन का। दूसरा डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पता है कि स्टैक मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें फंक्शंस का रिकॉर्ड होता है। वी हैव मल्टीपल एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स विद इन द स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी के अंदर होते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। अब बात यहां पे यह है कि स्टैक मेमोरी एक प्रोग्राम को मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, और ये जो स्टैक मेमोरी होती है वो फिक्स्ड होती है, ये एवर ग्रोइंग नहीं होती है, ये ग्रो नहीं करती रहती। एक फिक्स्ड मेमोरी एलोकेट होती है। ये जो स्टैक मेमोरी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फिक्स्ड होती है। तो किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को फिक्स्ड स्टैक मेमोरी मिलती है। हो सकता है 1 MB की मेमोरी मिले, हो सकता है 8 MB की मेमोरी मिले, यह ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। पर बात यहां पे यह जानने वाली है कि मेमोरी फिक्स्ड है, लेकिन
एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स तो डिपेंड करते हैं कि कितनी बार आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बढ़ते रहते हैं पर स्टैक तो लिमिटेड है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉइंट आए जहां पे स्टैक पूरी तरीके से भर जाए, अब उसमें और कोई एक्टिवेशन रिकॉर्ड ना आ पाए। ऐसा हो सकता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कर गया है, अब इसके अंदर और एक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं आ सकता। इस कंडीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हम फंक्शन को कॉल ही करते जा रहे हैं, कॉल ही करते जा रहे हैं, इतना हमने कॉल कर दिया कि पूरा का पूरा स्टैक ही भर गया, फिर हमारे पास मेमोरी ही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो स्टैक ओवरफ्लो को हमें अवॉइड करना चाहिए। और स्टैक ओवरफ्लो होता क्यों है? देखिए, आपने बेस केस मिस कर दिया तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। यही मैंने यहां पे लिखा है, एक्सेसिव फंक्शन कॉल्स ड्यू टू मिसिंग बेस केस। आपने बेस केस मिस कर दिया, बेस केस भूल गए लगाना। बेस केस की वजह से ही तो रिकर्शन स्टॉप होता है, रिकर्शन टर्मिनेट होता है। वहीं पे आप रिटर्न करते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को, वहां पे आप फंक्शन को कॉल नहीं करते रहते। तो बेस केस की वजह से रिकर्शन टर्मिनेट होता है। अगर बेस केस ही आप भूल जाएंगे तो रिकर्शन चलता ही जाएगा और इसी की वजह से स्टैक ओवरफ्लो होता है। फिर एक और चीज है जिसकी वजह से स्टैक ओवरफ्लो होता है, जब डीप रिकर्सिव कॉल्स होते हैं तब भी स्टैक ओवरफ्लो होता है। डीप रिकर्सिव कॉल से मेरा मतलब है आपने फैक्टोरियल फंक्शन को 10,000 बार कॉल किया, या फिर 1,00,000 बार कॉल किया, या फिर 10,00,000 बार कॉल किया। वो इतनी बार अगर आप कॉल करेंगे एक स्पेसिफिक फंक्शन को तो स्टैक मेमोरी तो लिमिटेड है, एक पॉइंट इन टाइम पे भरी जाएगी। तो यह है डीप रिकर्सिव कॉल्स। आपने बहुत बार कॉल किया है फंक्शन को, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। इवेंचुअली बात यही है कि जब एक्सेसिव फंक्शन कॉल्स होते हैं तब स्टैक मेमोरी एग्जॉस्ट हो सकती है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। ये एक डिसएडवांटेज है रिकर्शन का। इटरेटिव सॉल्यूशन के केस में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जो इटरेटिव प्रोग्राम होगा उसमें ये चीज नहीं होगी, क्योंकि उसमें मल्टीपल फंक्शन कॉल्स नहीं है। यहां पे जरा देखिए इस प्रोग्राम को। यहां हमारे पास ये फंक्शन है फन नाम से, हम यहां पे इस फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब आप देख रहे हैं यहां पे कि फन फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये बात सही है। और यहां पे हम n+1 करते जा रहे हैं, n को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बेस केस हमने यहां पे नहीं डाला जिसकी वजह से ये फन फंक्शन टर्मिनेट हो सके। वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन इनडेफिनिटली, इनफाइनाइट टाइम से कॉल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फंक्शन अल्टीमेटली स्टैक ओवरफ्लो वाली कंडीशन क्रिएट करेगा। स्टैक अल्टीमेटली ओवरफ्लो कर जाएगा और इसी को हमें अवॉइड करना है। तो हमने सेकंड डिसएडवांटेज को भी कवर कर लिया, रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। हमने जान लिया है कि दूसरा डिसएडवांटेज क्या है और इसका मतलब क्या है। तो इसी के साथ हमने हमारे सारे डिसएडवांटेजेस भी कवर कर लिए हैं रिकर्शन के। और इसका मतलब यह है कि हमने दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमने इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।